नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट पेपर हल किए हैं। ये तीसरे नंबर का है, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 है, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर 100 एमसीक्यूज है। परीक्षा के फॉर्मेट की तरह ही इसको भी डिजाइन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है, खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और पहला प्रश्न जो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, इसे बड़ा किया जा सकता है। देखिए, अतिरमपक्कम ये एक जगह का नाम है, तो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर, मतलब इसका संबंध किस कल्चर से है। तो यहाँ कुछ कल्चर्स के नाम दिए, जैसे हड़प्पा कल्चर है, वैदिक कल्चर है, मैसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल वाला कल्चर है, और नियोलिथिक दिया है। लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से ये जगह बिलोंग करती है। वैसे अतिरमपक्कम है कहाँ पे, तो ये पूरा स्थल जो है ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो चेन्नई में है। और यहाँ से मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो पहला औजार था, मतलब एक एक्स यानी कुल्हाड़ी, वो यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 2। जातीय सरकार का गठन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया, मतलब ये जातीय सरकार कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गठित होती है। अब यहाँ देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे कुछ आंदोलनों के नाम दिए हैं। नॉन कॉपरेशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, और इसके अलावा खिलाफत भी दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 वाला। अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से एक शंखनाद किया, करो या मरो, मतलब अब देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ झोंकने का अवसर आ गया है। ठीक, और जैसे ही ये घोषणा होती है, गांधी जी का वहाँ से ऐतिहासिक संबोधन निकलकर सामने आता है, तो अंग्रेज सरकार क्या करती है कि जितने बड़े नेता होते हैं सबको अरेस्ट कर लेती है, और सोचती है कि जब बड़े वाले अरेस्ट हो जाएंगे तो जो मतलब छोटे छोटे पीछे से अनुकरण करने वाले लोग हैं वो दिशाविहीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार जनता जो है वो आमने सामने की लड़ाई ठानी रहती है। तो ये गली कूचे तक फैला हुआ आंदोलन था, मतलब हर जगह चप्पे चप्पे में लोग जागरूक हो गए थे। तो ये बलिया वाला क्षेत्र था। ठीक है, जातीय सरकार की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, वहाँ पे चित्तू पांडे जो थे वो पुलिस थानों पर अपना झुंड लेकर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे अपना झंडा फहरा देते हैं, मतलब तिरंगा। तो ये चीज़। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। यहाँ तारीखें दी हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका डी वाला सही है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर के जो 192 देश हैं वो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कोई भी जो इंटरनेशनल डे होता है उसके सेलिब्रेशन का मेन पर्पज़ यही होता है, लोगों को अवेयर करना। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी वर्जन पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ दिखाना संभव नहीं है। ठीक, तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय, ये दिया हुआ है। एक संवैधानिक निकाय होता है और दूसरा सांविधिक होता है, तो ये सांविधिक है। आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। विकल्प आप देख ही रहे हैं, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देख लीजिए। यहाँ बात हो रही थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ये सेमी जुडिशियल बॉडी है और यहाँ पर ये सांविधिक निकाय के तौर पे स्थापित है। तो देखिए, इसका बी वाला सही है। बी का मतलब क्या है, सिर्फ दूसरा वाला। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसे शॉर्टकट में सीवीसी कहा जाता है, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में संथानम समिति थी, उसकी रिकमेंडेशन हुई थी, तो उसी के आधार पर इसे स्थापित किया गया था। और जितने भी सेंट्रल के कर्मचारी होते हैं, मतलब केंद्रीय कर्मचारी, उनमें भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जितने मामले हैं उनकी ये जांच करने का काम करता है। और साल 2003 में संसद ने एक कानून पारित किया और उसमें इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उससे पहले नहीं था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2003 में एक नया कानून आता है, उसके द्वारा दिया गया है।
और ये किसी भी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है। सोचिए ये भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है, तो मंत्रालय के अधीन काम करेगा तब तो समस्या हो जाएगी ना। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, यहाँ लिस्ट बनी हुई है और इसके जो कोड है उन्हें आपको देखना है। ये दोनों भाषाओं में आपको दिख सकती है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर लोक नाट्य दिया हुआ है यानी फोल्क ड्रामा, और उसकी लोकेशन दी हुई है। नॉट करेक्टली मैच आपको खोजना है। तो नौटंकी जो है वो यूपी की है। सांग नाम का जो लोक नाट्य है वो हरियाणा राज्य से बिलोंग करता है। ठीक, ऐसा दिया है। माच जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। और करियाला नाम का जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य में होता क्या है, इसमें संगीत, नृत्य और कहानी ये सब कुछ होते हैं। तो करियाला जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच। और इसका जो राइट आंसर है 5वें का वो सी हो जाएगा। माच का कनेक्शन कहाँ महाराष्ट्र से हो जाएगा, ये सीधा सीधा देख के भी मालूम हो रहा है, मध्य प्रदेश का ये है। माच जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में काफ़ी फेमस है और इसे मध्य प्रदेश का राजकीय रंगमंच होने का भी गौरव प्राप्त है। मतलब ये वहाँ पे राजकीय दर्जा प्राप्त किया हुआ है। और छिप्रा नदी का जो तट है, या शिप्रा आप कह सकते हैं, तो उज्जैन वाले हिस्से में ये सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ये वाला एकमात्र गलत है, बाकी जितने हैं वो सही हैं। तो सही वाले भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कि द लार्जेस्ट पपेट, मतलब जो सबसे बड़ी कठपुतली है भारत में पाई जाने वाली, इसका नाम क्या है? बोम्मा लट्टा, बोम्मा लट्टम असल में नाम है। तो इसका संबंध किस राज्य से? अब यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग कठपुतलियों के नामकरण है क्षेत्र के हिसाब से। वैसे कठपुतली की जो कला होती है उसको ईजाद करने वाला राज्य राजस्थान है, वहाँ से ये बनती है पहले। और वो जो कठपुतली होती है ना, वो धागा कठपुतली होती है। मतलब काठ के आधार पे कपड़े पहनाकर एक डॉल विकसित की जाती है और उसमें कई सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो घूमने वाले होते हैं, तो उसमें धागा बंधा होता है और उसको मंच पे रख के पीछे से जो कलाकार होते हैं वो धागा हिलाते हैं, तो लगता है कि कठपुतलियाँ एक्टिंग कर रही हैं। आजकल तो बहुत तरह की हैं, शैडो पपेट है, दस्ताना कठपुतली है। खैर, आप इसमें से राज्य बताइए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करती है। वैसे भी ये दक्षिण भारतीय तो ही है, नाम से पता लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जितने राज्य हैं वो भी साउथ के ही हैं। तो यह तमिलनाडु की धागा और छड़ी कठपुतली है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, छड़ी का इस्तेमाल होता है और धागा। और भारत में ये सबसे बड़ी और भारी होती है, तो जितनी भारी रहेगी उतना ही उसको नचाना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भीम पुरस्कार के लिए जो दी जाने वाली राशि है वो कितनी है, मतलब कितना अमाउंट दिया जाता है? तो किसी भी पुरस्कार में जो धनराशि होती है वो मायने नहीं रखती है। पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो वही मायने रखता है, उसकी जो प्रसिद्धि है। यहाँ पर राशि दी हुई है, 2 लाख रुपए है, 3 है, 4 है, 5 है, बताइए इसमें से। तो ये जो भीम पुरस्कार है असल में पूछा क्यों गया है, ये हरियाणा राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 5 लाख रुपए इसके लिए दिए जाते हैं। सर्वोच्च है तो सबसे बड़ा वाला चुन लीजिए, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा, राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सही का आपको चुनाव करना है। और इसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से ज़्यादा चौड़ा है। हिमालय को वैसे तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, नवीन वलित पर्वत है, आप जानते हैं, लेकिन उसमें पूर्व पश्चिम के हिसाब से बांट दिया गया है। तो जो पूर्वी हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय से चौड़ाई के मामले में 20 है, और पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं तुलनात्मक रूप से पूर्वी हिमालय के। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है? ये तो इसका हिंदी वर्जन था, अंग्रेजी वाला यहाँ देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ दूसरा इसमें सही है। मोर हाई पीक्स आर फाउंड इन वेस्टर्न हिमालय, ये वाला जो सेंटेंस है ये परफेक्ट है। ठीक, लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक चौड़ा है, उल्टा दे दिया है। और पश्चिमी हिमालय की जो चोटियां हैं वो पूर्व हिमालय की तुलना में अगर देखी जाए तो उसमें माउंट केटू, गार्डविन ऑस्टिन का नाम आता है। इसके अलावा काराकोरम है, पीर पंजाल है, नाग टिब्बा है। इस प्रकार की चोटियां ये पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। और पूर्वी हिमालय में अगर आप पर्वत श्रृंखलाओं को देखना चाहें तो उसमें मिश्मी, पटकाई, बूम, दार्जिलिंग हिल्स, इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं या पर्वतमालाएं हैं वो आती हैं। तो चलिए, इसका बी वाला सही था। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हर्मिक या हर्मिका, ठीक, ये शब्द है। अब इसका ये जो शब्द दिया है ना, इसका संबंध किस धर्म से है ये आपको बताना है, देखकर बताइए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है, लेकिन पहले इसमें से आप देखकर बताइए कि कौन सा रिलीजन होगा। तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से यानी बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। ठीक, अब ये है क्या चीज़, तो ये स्तूप नुमा एक आकृति होती है और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, स्तूप कैसे होते हैं, ये अर्ध गोलाकार ऐसे डिज़ाइन के होते हैं। इनमें प्रायः फाउंडेशन नहीं पाई जाती है, नींव नहीं बनाई जाती है, और ऊपर एक छत्र होता है, ऐसे छतरी बनती है। तो ये जो छत्र होता है ना, स्तूप को नहीं कहा जाता है। स्तूप के ऊपर जो छाता बना होता है वो वैभव का प्रतीक माना जाता है, तो उसको हर्मिका कहते हैं। और इसका कनेक्शन किससे है, बौद्ध धर्म से है। स्तूप क्यों बनते हैं, असल में ये समाधि स्थल होते हैं। यहाँ जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महापुरुष होते हैं उनकी अस्थियाँ या जो अवशेष हैं वो संकलित किए जाते हैं।
इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कॉफी बंदरगाह के तौर पे देखा जाता है, यानी कॉफी पोर्ट इसमें से कौन सा है? सैंटोस है, साओ पाउलो है, या मोंटेवीडियो है, या रियो डी जेनेरियो है। इसमें कुछ पोर्ट्स के नाम दिए हैं नेशनल लेवल पे, माफ कीजिएगा वर्ल्ड लेवल पे। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, सैंटोस। ठीक है, इसे काफी बंदरगाह या कॉफी पोर्ट के तौर पे देखा जाता है। ये विश्व का कॉफी पोर्ट माना जाता है और ये दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील है ना, वहां पे स्थित है। और साओ पाउलो में कॉफी का उत्पादन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। पहली बार लिप शब्द का प्रयोग किसने, मतलब किस पुस्तक में किया गया? यहाँ किसने किया ये नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी किताब में दिखाई देता है ये पूछा जा रहा है। तो राज तरंगिणी, यहाँ देख लीजिएगा, राज तरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी और गर्ग संहिता, ये कुछ भारतीय पुस्तकों के नाम है। और इसका जो राइट आंसर है यहाँ आप देख रहे हैं ना 11वें को, सी वाला हो जाएगा। सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल अष्टाध्यायी में किया गया। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसमें, चूंकि वो व्याकरण ग्रंथ है और उसमें पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। और अष्टाध्यायी जो है ये अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसमें पहली किताब मानी जाती है। मतलब पाणिनि ने पहली बार संस्कृत भाषा को सूत्रबद्ध करने का काम किया, इजाद नहीं किया। संस्कृत तो बहुत युग युगांतर से चली आ रही। और ये जो ग्रंथ है ये भले ही व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसकी भी सूचनाएं दिखाई देती। तो ये सब बातें हैं। अष्टाध्यायी इसका परफेक्ट है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, उसमें से सही आपको देखना है। तो देखिए इसमें मोहम्मद गौस का संबंध कादरी सिलसिले से है। जो चिश्ती या सूफी संत हैं, ठीक, सूफी संतों के भी अलग अलग सिलसिले होते हैं, तो उसमें से जो कादरी सिलसिला है उससे इसका कनेक्शन है। और कादरी सिलसिले के लोग जो थे वो शिया मत का विरोध करते थे। अब आपको इसमें से बताना है कि सही क्या है। प्रश्न आप देख रहे हैं, अंग्रेजी वर्जन आपने यहाँ देखा, और इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, दोनों सही है। कादरी सिलसिला जो था इसकी स्थापना कौन किए थे? चूंकि कादरी यहाँ आप नाम देख रहे हैं तो जो संस्थापक है उसी के नाम से लिया गया है। अब्दुल कादरी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। और भारत में इसके मुखिया देखे जाएं, सिलसिलों की स्थापना भारत में ही हुई, आवश्यक नहीं है, अधिकतर तो भारत से बाहर ही डेवलप होते हैं। तो भारत से बाहर ये कादरी के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन भारत में इसके मुखिया कौन थे? ये मोहम्मद गौस थे। और इस सिलसिले के अनुयायी जो थे वो गाने बजाने और शिया मत का विरोध करते थे। संगीत इसमें निषेध था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन फाहियान्स अकाउंट। मतलब फाहियान का जो यात्रा वृतांत था, जो उसने भारत को देखकर अपना किताब में दर्ज किया है, उसमें कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो दंड विधान उदार थे, मतलब सजा के नियम जो होते थे ना, पीनल लॉज, वो लिबरल थे। और मृत्युदंड की सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि ये वैसे भी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। दंड विधान अगर उदार रहेगा तो आसानी से किसी को मृत्युदंड नहीं मिलेगा। और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग होता था, ठीक। और मकान का पंजीकरण नहीं होता था, द हाउस वॉज नॉट रजिस्टर्ड। तो आप बताइए कि इसमें से फाहियान ने क्या चीज़ नहीं शामिल की थी? और 3 जो शामिल किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका सी वाला हो जाएगा। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग होता था, ये लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। यही वाला जो था ये फाहियान के वृतांत में शामिल नहीं। देखिए, चीनी यात्री फाहियान, ये चीन से आया था, ये आप जानते ही हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंशीय जो शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं के समय में ये भारत आया था। और इनका जो किताबी वर्णन है उसका नाम फो क्यू की है, ठीक। फो क्यू की नाम की जो पुस्तक है वो फाहियान के द्वारा लिखी गई है। और इसमें उसने बताया है कि जो मध्य प्रदेश का मालवा है वहाँ की जलवायु काफ़ी अच्छी है। और अपने वर्णन में इसने स्पष्ट किया है कि भारतीय लोग जो थे वो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये अच्छी अच्छी बातें अपने वर्णन में लिखता है, ठीक है। और उस जमाने में मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज को बुरा माना जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी वाले को हमने देखा और बाकी चीज़ें इसमें शामिल थी उसके यात्रा वृत्तांत में, तो उसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिए, फ्लड ऑफ फायर, ठीक है। अब ये किताब का नाम है, तो फ्लड ऑफ फायर का यहाँ पे लेखक कौन है बताइए? अरविंद घोष है, अमृता प्रीतम है, अमिताभ घोष है, या अरुणा शौरी है? इसमें नाम दिए हुए हैं। देखिए इसका सी हो जाएगा, अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष के द्वारा ये जो फ्लड ऑफ फायर है इसको लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा की ये पुस्तक है और 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसने प्राप्त किया है, तो इसलिए ये चर्चित है। वैसे अमिताभ घोष की जो अन्य कृतियां हैं उसमें द सर्किल ऑफ रीजन है, शैडो लाइन है, ग्लास पैसेज है, द हंगरी टाइड है और द कलकत्ता क्रोमोसोम है। इस प्रकार की विचित्र विचित्र नाम वाली किताबें इन्होंने लिखी। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं 15वें को। 15वें में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रथ मंदिर जो है, जिसे कि सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सप्त पैगोडा है ये किस वंश की संरचनाओं में से एक है, मतलब किस डायनेस्टी के काल में ये डेवलप हुआ था और इसे किस शैली में विकसित किया गया है ये भी बताइए, ठीक है। इसकी शैली आपको पता होनी चाहिए और किस डायनेस्टी के काल में ये डेवलप होता है।
तो यहाँ विकल्प में दिया है राजसिंग शैली में ये बना हुआ है और पल्लव आर्किटेक्चर इसमें यूज हुआ है, या पल्लव आर्किटेक्चर यूज हुआ है और जो मामल्य स्टाइल है उसमें इसको डेवलप किया गया है, या नागर शैली में बना हुआ है। अब यहाँ सफेद झूठ बोला गया है। आप जानते हैं कि हिंदू मंदिरों के निर्माण की जो 3 शैलियाँ भारत में डेवलप हुई हैं उसमें नागर शैली उत्तर भारतीय शैली, ठीक है, और ये जो सप्त पैगोडा है ये उत्तर भारत का तो है नहीं, तो ये नागर शैली तो होने से रही। खैर, तो चोल वास्तुकला और नागर शैली है, ठीक, और चोल वास्तुकला और बेसर शैली है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। देखिए 15वें का हो जाएगा बी वाला। ये पल्लव वास्तुकला की जो मामल्य शैली है ना, मामल्लपुरम शैली है, जगह के नाम के हिसाब से स्टाइल का नाम है, तो उसमें डेवलप हुआ है। और महाबलीपुरम तमिलनाडु के जो रथ मंदिर है इनका निर्माण मामल्य शैली में करवाने वाले जो पल्लव शासक थे उनका नाम नरसिंह वर्मन प्रथम था। नाम याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये एकाश्म पत्थरों से बनी हुई है। मतलब एकाश्म पत्थर का मतलब ये होता है कि एक ही पत्थर को तराश कर पूरी डिजाइन को तैयार कर देना। और इसमें जो पंच पांडव रथ हैं उसमें युधिष्ठिर वाला जो रथ है, धर्मराज रथ, वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। इसमें कहा गया कि एक सुबह अनकेंद्र ने अपने मित्र अमोल को फोन किया। 2 मित्र हैं, अब इसमें अनकेंद्र जो है वो अमोल को फोन कर रहा है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, ठीक। तो जवाब में अमोल कहता है कि मैं अपनी नानी के घर आया हूँ। तो अनकेंद्र ये पूछता है कि भाई तुम्हारी नानी का घर कहाँ है, उसे पता नहीं था। तो अमोल बताता है कि वो सीधा आदमी नहीं था, टेढ़ा आदमी था। तो ऐसे जो टेढ़े लोग होते हैं वो टेढ़ा जवाब देते हैं। तो वो कहता है कि मेरी नानी का घर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म स्थान वाले शहर में है। तो अमोल की नानी का घर निम्नलिखित में से किस शहर में है। अब या तो उसका मित्र जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो और नहीं तो जनरल नॉलेज की बुक लेकर बैठा हो। खैर, अब इसमें से बताइए। शहर का नाम आसान है, वैसे आप सभी तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इंदौर महू नाम का स्थान था जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, ठीक। मतलब वर्तमान में इसकी लोकेशन जो है वो इंदौर वाली है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है और ये हिंदू की जो दलित जाति कही जाती है महार, उसमें पैदा हुए थे और भेदभाव छुआछूत उस समय चरम सीमा पर था। तो इन्होंने बहुत कुछ झेला और दलित उद्धारक के तौर पे भी इन्हें देखा जाता है। बौद्ध धर्म इन्होंने बहुत बाद में एक्सेप्ट किया, एकदम से परेशान होकर 1956 में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। इसमें कहा गया कि जो घटनाएं यहाँ दी है ना उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये क्रोनोलॉजी जो है ये आयोग बहुत तेज पूछते हैं, खासतौर पर जो स्टेट PCS होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। आप बताइए कि इसका परफेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा। ये अंग्रेजी वर्जन है, यहाँ आप देख रहे हैं और इससे बड़ा किया जा सकता है, देख कर बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए, सी वाला इसमें जो अरेंजमेंट है ना वो एकदम सही है। सविनय अवज्ञा कब होता है, मतलब गांधी जी के द्वारा जब नमक कानून भंग किया जाता है तो वो 6 अप्रैल की तारीख होती है 1930 में, ठीक। और उसके बाद गांधी इरविन समझौते की अगर बात करें तो ये 5 मार्च को, वैसे लंबी बातचीत चलती है लेकिन जो फाइनल इसका होता है वो 5 मार्च को होता है 1931 में। और इसमें इस बात पर सहमति बनाई जाती है कि आप सविनय अवज्ञा को यहीं पर रद्द करेंगे और जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा है उसमें शामिल होंगे। तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। खैर, और भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च, यहाँ देखिएगा 23 मार्च की तारीख थी 1931 की। यहाँ देख रहे हैं आप गांधी इरविन समझौते और भगत सिंह की फांसी के बीच में कितना फासला है। गांधी जी अगर चाहते या कांग्रेस ही अगर चाहती, मतलब कांग्रेस के जितने दिग्गज लीडर थे, कि भगत सिंह की फांसी रुक जाए या उनके साथ जितने भी क्रांतिकारियों को सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उस समय सरकार मान जाती। उसके ऊपर प्रेशर था, अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर था। तो गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की शर्त पे यहाँ गांधी जी प्रस्ताव रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया, ठीक। भगत सिंह की फांसी को रुकवाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो इसके लिए उन पे आरोप लगते हैं, कारण चाहे जो रहा हो। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कराची सेशन जो है वो 26 मार्च 1931 को होता है। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं और मौलिक अधिकार और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो यही सब चीज़ें, ठीक, सी वाला सही है। इसके बाद अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय, ठीक है, भारत को आज़ादी देने वाला जो अधिनियम था और भारत के बंटवारे का अधिनियम था, तो उस समय जूनागढ़ का शासक कौन था। देखिए जो विलय पत्र था, मतलब जिसमें कि भारत संघ में विलय होने के लिए देशी रियासतें शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करती हैं, उसमें 3 लोगों ने आनाकानी की। एक हैदराबाद का निजाम था, एक जूनागढ़ का राजा था और कश्मीर के महाराज थे हरि सिंह। तो कश्मीर में तो मुस्लिम बहुल आबादी थी और राजा हिंदू था। जूनागढ़ और हैदराबाद में इसका उल्टा था, मुस्लिम राजा था और हिंदू आबादी थी। तो जो जूनागढ़ वाला इलाका था वहाँ पे जनमत संग्रह होता है और उसके बाद जनता की जीत होती है और अंत में उसे मिला लिया जाता है। बाकी जो हैदराबाद वाला निज़ाम था वो तो पाकिस्तान से मदद मांगने चला गया, तो फिर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। और हरि सिंह के ऊपर जब हमला हुआ तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है,
तब जाकर वहाँ पे फिर सेना भेजकर जो मामला है उसको कंट्रोल करना पड़ा। खैर, तो यहाँ आप देखिए कि 1947 में जूनागढ़ का जो शासक था वो कौन था। इसका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इसमें जो नाम दिया है यहाँ पे बी वाला सही है, मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड, यहाँ पे जो नाम दिया है इसे आप देख रहे हैं। जूनागढ़ एक स्वतंत्र रियासत थी और इसका जो शासक था वो मोहम्मद महाबत खान द्वितीय था। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह होता है और ये जो जनमत संग्रह है इसमें ये फैसला किया जाता है कि जूनागढ़ रियासत अब भारत संघ में शामिल हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका बी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं थी। साइमन कमीशन का काफी बड़े पैमाने पर विरोध होता है, तो इसमें से कौन सी उसकी रिकमेंडेशन में शामिल नहीं था। यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं, उन्हें देखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर। इसके बाद प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और रेसिडुअल पावर शुड बी गिवन टू द सेंटर। अब बताइए कि इसमें से साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन में कौन सा शामिल नहीं था। तो 19 का हो जाएगा डी वाला। देखकर वैसे भी मालूम हो रहा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए, ये इससे बाहर था। 1919 का जो एक्ट था, मतलब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, तो उसमें उसकी जांच करने के लिए उसने 10 साल में कितनी ग्रोथ की है या उसे कितना फ़ायदा मिला है, तो उसकी जांच के लिए 10 साल से पहले ही 1927 में ये कमीशन बैठाया जाता है, मतलब इसका गठन किया जाता है। इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, आप जानते हैं, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें जो सिफारिशें थी वो 3 ही थी जिन्हें कि आप देख रहे हैं। डी वाला इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, डी वाला इससे बाहर था। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वॉल्केनो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है कि पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के समय में होती है। अभी इसका अंग्रेजी वर्जन देखेंगे। और ज्वालामुखी की सर्वाधिक घटना अटलांटिक महासागर में दिखाई देती है, अटलांटिक महासागर में दिखाई देती है। अब बताइए इसमें सही क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेल्टियर है, असल में ओरिजिन उसका होता है एट द टाइम ऑफ वॉल्केनो, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, और मैक्सिमम अकरेंस जो वॉल्केनोज की है वो विजिबल होती है अटलांटिक ओशियन में। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। जो विकल्प है वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है, और जो स्टेटमेंट है वो यहाँ मौजूद। देखिए ज्वालामुखी जो होते हैं वो भूपटल पर एक तेज दरार से उत्पन्न होने वाला मैग्मा का उद्गार होते हैं। अंदर हलचलें होती हैं, उसका कारण कई होता है, कोई एक रीज़न नहीं है। तो उससे मैग्मा जो अंदर का तरल लावा है वो बाहर आता है। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, आप जानते हैं, ठीक। तो जब ये वॉल्केनो दरार से बाहर आते हैं, मतलब जो लावा है वो बाहर आता है, तो धीरे धीरे करके वो जो अवसाद अंदर से बाहर निकलता है ना, उसी की वजह से एक कोन वहाँ डेवलप हो जाता है। पहले से कोई माउंटेन नहीं होता है, ठीक। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला वाला सही, ये जो पेल्टियर के बारे में दिया है ना, ये परफेक्ट है। तो केवल पहले वाले को ही आप चुनिए। दूसरा वाला वैसे भी गलत दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है वो प्रशांत महासागर में होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो परिमेखला है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, तो वहाँ पे ज्वालामुखी की सर्वाधिक घटना होती। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है, तो इसका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। यहाँ नदियों के नाम और उनसे संबंधित जो जिले हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है, ये पहले से मैच है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बस उतना तलाशना है। तो घग्घर जो है इसका कनेक्शन सिरसा से है, जिले का नाम देखिए। कृष्णावती का संबंध रोहतक से है, सभी हरियाणा राज्य के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टंगड़ी का संबंध, ये नदी है, ठीक, अच्छा नाम है। टंगड़ी का संबंध कुरुक्षेत्र से है, और इंदौरी जो है ये गुरुग्राम से रिलेट करती है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी वाला। घग्घर नदी जो है इसमें आप देख लीजिए, बी वाला कौन सा है, कृष्णावती। तो घग्घर जो है ये हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, इन सब जगहों को स्पर्श करती है। कृष्णावती जो है वो झज्जर, रेवाड़ी, दादरी और महेंद्रगढ़ से गुजरती है। यहाँ क्या दिया, रोहतक, इसीलिए गलत हो गया, बाकी सभी सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया कि युवाला भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। युवाला नाम की जो स्थलाकृति है वो भूमिगत जल के द्वारा बनती है, और हाइड्रोफाइट, टुंड्रा और शीत प्रधान जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, ठीक, जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, शुष्कता होती है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। यहाँ आप इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इसमें सही सिर्फ पहला वाला है, युवाला इज अ टोपोग्राफी फार्म बाई अंडरग्राउंड वाटर, ठीक। दूसरा वाला गलत। जो इसमें आप देख रहे हैं ये हाइड्रोफाइट जो वेजिटेशन है ना, ये टुंड्रा क्षेत्र की नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, हरियाणा में क्रमशः दुग्ध उत्पादक जिले कितने हैं। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के मामले में अगर देखा जाए तो पंजाब राज्य पहले स्थान पे है और हरियाणा की सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ दुग्ध उत्पादक जो जिले हैं उनके नाम दिए हैं, और इन्हें आप क्रमवार तरीके से व्यवस्थित करके देखिए। तो देखिए इसमें जो जिले हैं उसमें जिंद दिया है, कैथल है, हिसार है, करनाल है। इसमें से करेक्ट क्या होगा, मतलब करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा।
तो इसका सी हो जाएगा। सी के हिसाब से देख लीजिएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, मतलब मुख्य दुग्ध उत्पादक जिलों में क्रमशः अगर आप देखें तो हिसार, कैथल, जींद और करनाल है। और दुग्ध उत्पादन में ये देश में पहले स्थान पर है। यहाँ आपने इसका अंग्रेजी देखा। 24 को देखिए, हरियाणा में अवस्थित अभ्यारण्य को क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में आपको अरेंज करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असोला भाटी, छिलछिला, सरस्वती और अबूब शहर ऐसा दिया हुआ है। अब 24 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? अरेंजमेंट अगर आप देखें तो इसका हो जाएगा डी वाला, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ये परफेक्ट अरेंजमेंट है, मतलब इसमें आपको क्षेत्रफल के हिसाब से अरेंज करना था। जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है वो पहले रखना था और सबसे कम वाले को बाद में रखना था। तो असोला भाटी जो है ये मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में करीब 2782 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, और छिलछिला जो है ये कुरुक्षेत्र राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सरस्वती जो है ये कैथल और कुरुक्षेत्र में, उपनाम इसका सोनार वन है, जो इसमें निकनेम के तौर पे आप देख सकते हैं। अबूब शहर जो है ये, इसको अगर देखा जाए तो सिरसा जिले में करीब 11,520 हेक्टेयर क्षेत्रफल का ये पूरा क्षेत्र है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो उसी हिसाब से आपने अरेंज किया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, मिथन त्यौहार। ये जो मिथन नाम का त्यौहार है ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के नाम दिए हैं, जैसे थारू है, नागा है, शोम्पेन है और टोडा है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? और 25 का हो जाएगा बी वाला, जो ये मिथुन त्यौहार है या मिथन त्यौहार आप जो कह लीजिए इसे। ठीक, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बस। तो ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये संक्रांति का जो अवसर होता है ना उस पर मनाया जाता है। इसके बाद 26 को देखते हैं। नागा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। 26 में पूछा गया है कि हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था, यहाँ आप देखिए, हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था का देश में विशेष स्थान है। निम्नलिखित जो कथन दिए हैं उसमें से आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक, ये पूरा प्रश्न है। अब इसमें आप देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यह है कि 2019-20 के हिसाब से या उसके अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3,508 हेक्टेयर है और वर्तमान में राज्य में अनाज स्टोरेज क्षमता 22.08 लाख मीट्रिक टन है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 26, और इसका दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डाटा एकदम परफेक्ट है। आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा होगा राज्य का तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, पहचान लेंगे आप। पहला, दूसरा दोनों सही है। हरियाणा राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा ये मतलब कदम उठाए गए हैं और इसका फायदा साफ साफ दिखाई देता है। आर्थिक सर्वेक्षण आप 19-20 वाला जो है उसको उठा के देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का फैसला किया गया है? सुशासन परिणाम वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन उत्थान वर्ष या विमर्श वर्ष? सभी में सुशासन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो गुड गवर्नेंस रिजल्ट ईयर के तौर पे 2021 को सेलिब्रेट करने वाली है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो वर्ष है ना इसको सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया, क्योंकि जो पिछला वाला वर्ष था उसमें हमने संकल्प किया था, सुशासन के लिए संकल्प किया था। अब एक साल में उसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ है ये देखने की बात। तो इसका जो रिजल्ट वाला है ना, मतलब परिणाम वाला, पहला वाला सही, ये 2021 का है। नीचे वाला जो है वो 2020 का है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो जिले हैं उनको आपको अरेंज करना है, मतलब हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना है। तो हिसार दिया है, जींद दिया है, फतेहाबाद है और सिरसा है। करके देखिए कौन सा होगा किधर। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो सिरसा में होता है। ठीक, उसके बाद हिसार में होता है, फिर जींद में होता है, फिर फतेहाबाद में होता है। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसमें से बी वाला हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका जो कोड है उसे चुनना था, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक, पहले सिरसा, उसके बाद हिसार, फिर जींद, फिर फतेहाबाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। अब यहाँ हरियाणा बजट का क्वेश्चन है 2021-22 लेटेस्ट वाला। उसके हिसाब से संचित निधि में किस मद में सर्वाधिक व्यय हुआ है? मतलब जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है उसमें मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो किस चीज़ का है? वो सोशल सर्विसेज का है, जनरल सर्विसेज का है, रीपेमेंट ऑफ लोन का है या फाइनेंशियल सर्विसेज का है? तो आप हरियाणा का जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ों का उत्तर मिल जाएगा। और 29 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब क्या हुआ कि सोशल सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा, सामाजिक सेवा पे सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, ठीक, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म में यकीन करता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? प्रश्न का जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ नीचे इंतजार कर रहा है, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी वाला। पहला वाला जो है वो इसमें गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जैन और बौद्ध दोनों धर्म जो है वो पुनर्जन्म को मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। चतुर्वेदी मंगलम क्या है?
ये चतुर्वेदी मंगलम जो है ये असल में क्या चीज़ है, शब्द दिया है, अर्थ आपको बताना है। तो ये लैंड है जो कि ब्राह्मणों को गिफ्ट किया गया है, या टैक्स फ्री लैंड है जो कि ब्राह्मणों को ऐसे ही दान दिया गया है। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण कल्टिवेटर ऑनर, मतलब जो गैर ब्राह्मणी यहाँ पे ऑनर हैं जो कि उत्पादक हैं उनको दी गई ये जमीन है, या जैन संस्थानों को दान दी गई जमीन है, बताइए। तो देखिए 31 का बी हो जाएगा। चतुर्वेदी मंगलम जो है ना ये चोल काल का शब्द है, चोल युग का शब्द है। ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी राजा के द्वारा अनुदान के तौर पे, उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो उसको कहा जाता था। ठीक, इसका दूसरा वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के लेमरू हाथी रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत की तलाश आपको यहाँ करनी है, ध्यान दीजिएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और 2021 में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये दो इसमें स्टेटमेंट हैं। ठीक, अब इसमें से बताइए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसकी सी वाली हो जाएगी। सी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है। लेमरू हाथी रिजर्व है, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व है ये, और ये छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी लोकेशन एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए। 2020 में राज्य सरकार के द्वारा इसे जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसके तहत प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसका टारगेट क्या है, तो जैसा नाम है वैसा काम है, हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करना और सुरक्षा देना। ठीक, तो यहाँ 2021 नहीं होगा बल्कि 2020 होगा, डेट गलत दी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इसका अंग्रेजी वर्जन है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, 33 को देखिए। नील नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। नील को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, ऐसा दिया हुआ है। और मिस्र में इस नदी पर यानी नील पर आसवान बांध बनाया गया है। नील नदी की घाटी संसार का सबसे बड़ा मरुद्यान है। मरुद्यान का मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेजर्ट के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ हरियाली है, पानी की उपलब्धता है, उर्वर क्षेत्र है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ है, इसे आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि इसमें चूंकि हमें गलत चाहिए था, कुछ भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। इसका ओरिजिन कहाँ से है, लेक विक्टोरिया से है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी जो विक्टोरिया लेक है उससे ये होकर निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। आसमान बांध बेशक इसी पर बना हुआ है, और ये एक लंबी सकरी घाटी का निर्माण करती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, यहाँ लिस्ट दी हुई है, मिलान आपको करना है। तो उद्योग का आपको इसमें पता लगाना है, कौन सा उद्योग कहाँ पर। कांच उद्योग है, लोहा उद्योग है, सोना उद्योग है और नमक उद्योग है। इसमें क्षेत्र का नाम दिया है, महेंद्रगढ़ है, फारूक नगर है, अंबाला है, गुरुग्राम है। मिलान करके बताइए कौन सा किससे मिलेगा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। मतलब कांच का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है, यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है, चौथा पहला, तीसरा दूसरा, ये इसका सही क्रम है, मतलब मिलान के हिसाब से। तो कांच का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, गुरुग्राम है। ठीक है, लोहे के मामले में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। सोने के मामले में अंबाला है, और नमक को आप मिला दीजिए फर्रुखाबाद से। यहाँ फर्रुखाबाद नहीं है असल में, ये फर्रुख नगर है। ठीक है, बोलने का ये मिस्टेक है। ठीक है, नमक को आप किससे मिलाएंगे, फर्रुख नगर से मिलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। यहाँ जो जनजातियां हैं उनके नाम दिए हैं और उनका क्षेत्र दिया है। तो माओरी, आइनू, याकू और तातार ऐसे दिया है। साइबेरिया, न्यूजीलैंड, टुंड्रा और जापान ये विकल्प दिया है। आपको मिलान करके देखना है कि कौन सा इसमें मैच जो है वो परफेक्ट होगा। प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें से सी वाला ज़्यादा परफेक्ट है, सी वाले के हिसाब से आप इसे मिला सकते हैं। मतलब माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ट्राइब है, ठीक, और आइनू जो है ये जापान में पाई जाती है, याकू जो है वो टुंड्रा इलाके में पाई जाती है, और तातार ये साइबेरिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, मूल रूप से साइबेरिया, वहाँ पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हनीमून लेक किसको कहते हैं। अच्छा नाम है, तो हनीमून लेक कौन इसमें से कही जाती है बताइए। तंजानिया वाली जो मतलब तंजानिया लेक है वो कही जाती है, सुपीरियर, टिटिकाका या रेंडियर। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर है, सी वाला हो जाएगा। टिटिकाका को कहा जाता है। ठीक है, टिटिकाका जो है वो हनीमून लेक भी कही जाती है। और पेरू बोलीविया की जो सीमा है वहाँ पे बोलीविया का पठार है, उस पर ये अवस्थित है दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये नौकागम्य झील है, मतलब इसमें नाव चलाई जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। यहाँ कहा गया कि लक्रिमा पापावेरिस, ठीक है, लैक्रिमा पापावेरिस ये किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिक नेम थोड़े विचित्र होते हैं और याद करने में मुश्किल होते हैं, बॉटेनिकल और जूलॉजिकल दोनों तरह के। तो ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है आपसे ये पूछा गया। ओपियम का है, टोबैको का है, हेम्प का है या फिर सनफ्लावर का है।
37 का हो जाएगा ए वाला, अफीम का ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अफीम एक मादक पदार्थ है, ठीक। इसका मूल उपयोग जो है वो दवा बनाने के लिए होता है, लेकिन आमतौर पे लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। सोल्फ तारा, ठीक है, सोलफ तारा इसको कहा जाता है। ये किससे कनेक्टेड है, मतलब इसका संबंध किस चीज़ से है? वॉल्केनो से है, अर्थक्वेक से है, सुनामी से है, या फिर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से है? तो सोल्फ तारा जो होते हैं ये असल में किससे कनेक्टेड होते हैं बताइए? ज्वालामुखी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब गंधक का धुआंरा इसको कहा जाता है। इसमें जो सल्फर होता है उसका पूरा धुआं निकलता है, ठीक है। और ज्वालामुखी क्रिया की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें इनका जन्म होता है। क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है, शुरुआती उसकी स्थिति होती है, तो उसमें पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें, जलवाष्प वगैरह सब बाहर आता है। उसके साथ चट्टानों के टुकड़े, पिघला हुआ मैग्मा, ये सब बाहर निकलते हैं तीव्र रफ्तार में। राख के बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बुझने लगता है, अंदर का मटेरियल, प्रेशर खत्म हो जाता है, तो वो एक सोल्फ तारा बन जाता है, यानी गंधक वाला धुआंरा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफी उत्पादन में पहली पोजीशन पे है? अमेरिका, ब्राजील, चीन और क्यूबा, इसमें से कौन सा होगा? तो 39 का हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब क्या हुआ? ब्राजील, ठीक। ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन की दृष्टि से ये पहली पोजीशन पे है। अरेबिका किस्म की जो कॉफी है उसका यहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो आप बताइए कि रोबस्टा और अरेबिका में बेहतर कौन होती है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरा जवाब दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दिए हुए हैं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल, इसे आप जाने दीजिए। यहाँ कुल मिलाकर एयरपोर्ट दिए हुए हैं और शहर दिया हुआ है। तो मिलान करके आपको बताना है कौन सा कहाँ से मिलान करेगा। इसका जो हिंदी वर्जन है उससे बेहतर आप अंग्रेजी वाला देखिए, क्योंकि उसमें सही ढंग से दिया है। सुभाष चंद्र बोस, ये देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी इंटरनेशनल। नॉट करेक्टली मैच यहाँ आपको असल में देखना है, मतलब जो सही ढंग से मिला ना हो, ठीक। अब यहाँ पर किस महापुरुष के नाम से किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो आपको देखना है, और उसके साथ साथ सिटी भी दी है, ठीक। मतलब कोलकाता वाला है, कहाँ वाला है, वो सब दिया हुआ है। मतलब एक महापुरुष का नाम है और उसके साथ किस एयरपोर्ट का नाम जुड़ा हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। और हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल। तो आप समझ रहे हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री ये कहाँ का है? ये तो बाबतपुर वाराणसी का है ना। तो इसमें जो गलत है वो सी वाला है, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। हिंद महासागर को टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका प्रकार अगर देखें तो इसमें इस नाम से इसे जाना जाता है। और डियागो गार्शिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि सही क्या है, ठीक। यहाँ दो स्टेटमेंट है। और आप जानते हैं अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है उसमें टेलीग्राफिक पठार की अवस्थिति कही जाती है। तो इसमें आप पहला वाला गलत मान लीजिए, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना था। और डियोगो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में है। और द्वीप जो है वो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में है, रामसर वेटलैंड में भी शामिल है, इसलिए चर्चा का विषय है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा वाला सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, इसमें पूछा गया है कि कौन से लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। जो नहीं रहे हैं वो आपको नहीं चुनना है। तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, एम अनंत शयनम अयंगर जी हैं और मीरा कुमारी। बताइए इसमें से कौन से लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीसरा वाला जो अभी लेटेस्ट वाला है वो तो सब में दिया हुआ है, सिर्फ एक को छोड़कर। तो एलिमिनेशन इसमें आराम से नहीं किया जा सकता। वैसे देखिए 42 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। तीनों है, तीनों लोग रह चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। केवल पहला, दूसरा और तीसरा। इसका अंग्रेजी वर्जन आपने देखा। इसके बाद 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम नहीं है, अर्थात तना नहीं है। तो आलू, प्याज, हल्दी और चुकंदर दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो स्टेम नहीं। और देखिए इसका हो जाएगा डी वाला। तना कौन सा है, जड़ कौन सा है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो चुकंदर होता है यानी शुगर बीट जिसको कहा जाता है वो असल में तना नहीं, ठीक है। तना पौधे का वह भाग होता है जो कि प्रकाश की ओर बढ़ता है, क्योंकि प्रकाश पौधे की सबसे मूल आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बनेगा। और उदाहरण के लिए जैसे आप तनों का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आलू है, केसर है, इसके अलावा प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब तने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। 2011 का जो सेंसस है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पर जिला किस राज्य का है ये बताने की जरूरत नहीं है, जिलों के नाम देखिए। दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है पॉपुलेशन वाइज। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी। और 44 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये फरीदाबाद जिला है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जो फरीदाबाद है वो पहली पोजीशन पे है, दूसरा नहीं है, पहली पोजीशन पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपका है हिसार, ठीक।
जनसंख्या के लिहाज से पहला जो जिला है वो फरीदाबाद है और दूसरा जो है वो हिसार। तो यहाँ दूसरा ही चाहिए था, तो हमारा ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। कौन से नीति आयोग से संबंधित है आप बताइए। अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राजीव कुमार जी हैं और अमिताभ कांत हैं। इसमें आप देख लीजिए, 2 व्यक्ति जो हैं उन्हें आप बेहतर जानते हैं और बाकी 2 जो है वो भी आपको जानना चाहिए। तो 45 का डी वाला हो जाएगा। ये सभी तो संबंधित हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो बिलोंग करेंगे ही, और उसके अलावा प्रधानमंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है तो वो तो बिलोंग करेगा ही, और ये दोनों लोग जो है ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसमें सभी सही। इसके बाद 46 को देखते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ है। नीति आयोग से रिलेट कौन करता है, सिर्फ यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन हैव बीन गिवन द ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड फ्रॉम 1965 टिल नाउ। मतलब 1965 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार को, जो कि साहित्यिक पुरस्कार है, उसको शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक ये कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ऐसा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ये फालतू क्वेश्चन है लेकिन है, ठीक। तो आयोग भी ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछता है तो हम भी लाचार हो जाते हैं। चलिए बताइए 46, और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या हुआ, 60 लोगों को सिर्फ अभी तक दिया जा चुका है। 1965 में ये स्टार्ट होता है और सबसे पहली बार जो जी शंकर कुरूप जी थे उनको ये दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय इलाके में ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। और हरियाणा में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, जरा जल्दी से बताइएगा। कंवरपाल गुर्जर जी हैं, अनिल विज जी हैं, बनवारी लाल जी हैं या जयप्रकाश दलाल जी। तो आप जानते हैं कि जयप्रकाश दलाल जी हैं वर्तमान में, तो ये कैबिनेट के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके बाद 48 में चलते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर है। 48 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, मतलब नेशनल टाइगर डे। तो इसमें आप देखकर बताइए। और अभी हाल फिलहाल में बीता है 29 जुलाई, ठीक 29 जुलाई, ठीक 29 जुलाई की जो तारीख है यहाँ पर है, ए वाला। इस तारीख पर जो नेशनल टाइगर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में बाघों की आबादी सर्वाधिक है, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास यानी भारत में पाए जाते हैं। और राज्यवार देखें तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में राष्ट्रपति शासन के बारे में 2 स्टेटमेंट पूछा गया है, मतलब दिया गया है। पूछा जा रहा है कि सही क्या है। तो संबंधित राज्य की विधायिका जो है वो राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित कर दी जाती है। जब वहाँ का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ये प्रक्रिया है। तो ऐसा दिया हुआ है कि विधायिका को निलंबित कर दिया जाता है और संबंधित राज्य सरकार को ही निलंबित कर दिया जाता है, ये भी दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये जो प्रेसिडेंट रूल होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों होता है, दोनों प्रक्रिया होती है, तभी तो राष्ट्रपति शासन होता है। अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री ही काम करना था तो राष्ट्रपति शासन किस बात का, ऐसा नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद है 356 यानी 356, उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के जो संवैधानिक तंत्र है उसकी अगर विफलता दिखाई देती है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा सकता है। और संबंधित राज्य की जो विधायिका है और वहाँ की सरकार है वो राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल प्रभाव में भंग कर दी जाती। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, कोविड-19, इससे प्रश्न आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान चर्चा में रहे B161, यहाँ जो नाम दिया है उसे ध्यान से देखिएगा, B1.617.2, इसका नामकरण क्या किया गया है। ये नाम जो है ये तो थोड़ा सुनने में टेढ़ा लगता है, तो ये साइंटिफिक हो गया, प्रयोगशाला वाला नाम हो गया। इसे आमतौर पे किस नाम से रखा गया है। तो जो 50वां प्रश्न है इसे अच्छे से देखिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोविड-19 का जो वायरस है वो अपना कई रंग अभी तक बदल चुका है। वैज्ञानिक इससे परेशान हो गए हैं कि ये कितना रूप बदल रहा है। इतना रूप तो गिरगिट भी नहीं बदलता है, गिरगिट शर्मा जाएगा। ठीक, तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीन जो है वो पुराने ढर्रे के हिसाब से डेवलप भी कर ली गई है अपने देश में। कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो है वो स्वदेशी है, बाकी बाहर से स्पुतनिक वगैरह आयात की गई है। तो लंबा मजमा लगा के लोग वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वायरस जो है वो म्यूटेंट हो गया है। ठीक है, उसमें म्यूटेशन हो गया है और वो अपना जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव ला रहा है। वो जान गया है कि लोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहे हैं, तो वो अपने आप को वैक्सीन के हिसाब से प्रतिरोधक बना रहा है। ठीक, तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये यहाँ पे समस्या का एक जड़ बन गया है। ठीक, डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया था ये वाला। ठीक है, ये डेल्टा प्लस नहीं है बल्कि डेल्टा है। डेल्टा प्लस अब आ गया है, डेल्टा प्लस आजकल चर्चा में है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारा उत्तर जो है वो बी वाला है, डेल्टा वेरिएंट का ये नाम है। और WHO के द्वारा ये सब जो नाम है ये रखे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51, वैसे चाइना की दाद देनी पड़ेगी। उसने एक वायरस इजाद किया और उसको इस हिसाब से बनाया कि वो अपने आप को बदल सके, मतलब म्यूटेशन कर सके, और उसके बाद उसे दुनिया पर छोड़ दिया। दुनिया भोग रही है और वो ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं 21 जून 1991 से, मतलब 1991 से लेकर 16 मई 1996 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहे श्री PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या था। PV
नरसिंहा राव तो दिखाई ही दे रहा है। तो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, जरा देखिए। पेरुपल्ली वेंकटा नरसिंहा राव, पेरुपल्ली विठ्ठल नरसिंहा राव, पामुलपति वेंकट नरसिंहा राव या पामुलपति विठ्ठल नरसिंहा राव। तो पामुलपति तो थे, अब कौन वाले थे ये बताइए, यानी सी और डी में से ही कोई एक होगा, पेरुपल्ली नहीं थे। तो पामुलपति वेंकट नरसिंहा राव इनका पूरा नाम था, ठीक, तो सी वाला इसका सही है, पामुलपति वेंकट नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। इसमें कहा गया कि सिलंबम ये किस चीज से संबंधित है, सिलंबम का कनेक्शन किस चीज से है, तो ये एक्चुअली एक मार्शल आर्ट है, ठीक, युद्ध कला है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। भारत के, या भारत को जाने दीजिए, पूरी दुनिया के जो मार्शल आर्ट है उसमें ये सबसे पुरानी मानी जाती है। पुराने मार्शल आर्टों में से एक है, सबसे पुराना कौन है ये तो विवाद का विषय, ठीक, तो मार्शल आर्ट से इसका संबंध है। इसके बाद 53 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, ठीक है, इस समय ओलंपिक खेल चल रहे हैं तो खेल से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। अब इसमें बबीता फोगाट दिया है, विनेश फोगाट है, गीता फोगाट है और रितु फोगाट है। बताइए इसमें से पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कि एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब ये विनेश फोगाट, ठीक, बी वाला सही, विनेश फोगाट 2021 के जो एशियाई खेल थे उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इसका संबंध किससे है आप बताने की जरूरत नहीं है, कुश्ती से है, ठीक, हरियाणा राज्य ने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भारत को दिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय राज्यों को संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है, समानता का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों में कई सारी कैटेगरी है, तो जो इक्वलिटी वाला राइट है उसकी बात हो रही है। मताधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ देखिएगा, राइट टू इक्वलिटी। और आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक ये जो राइट टू इक्वलिटी है इसका पूरा वर्णन है, और इसके तहत सामाजिक राजनीतिक जो समता के अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ इसमें से दूसरा और तीसरा हो जाएगा, सोशल और पॉलिटिकल। इसमें वोटिंग वाला अलग से कोई प्रावधान नहीं है और न इकोनॉमिक है, ठीक, तो इसका ए वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, जो कि वाटर लेवल को या वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कोश उत्प्रेरक हार्मोन है, अधिवृक्क प्रांतस्था प्रेरक हार्मोन है, हार्मोन का काम वैसे भी प्रेरण होता है। इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और गोनाडोट्रोपिकल जो हार्मोन होता है वो है। शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाता है, तो जो एडीएच हार्मोन होता है ना वो शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, और इसके कारण छोटी छोटी जो रक्त धमनियाँ होती हैं उनका संकुचन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, सी वाला सही है। एडीएच तो शॉर्टकट है, उसका जो फुल नेम होता है वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, जैसे कि शॉर्टकट में हम कहते हैं एडीएच, ठीक। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देखिए। पूर्वोत्तर भारत में मूल निवासी ब्रू या रेओंग जनजाति ये भारत के किन राज्यों में निवास करती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत के ये मूल बाशिंदे हैं, लेकिन राज्यवार आपको यहाँ बताना होगा कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मिजोरम, इसमें से देखकर बताइए। और 56 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है कि पहला, तीसरा और चौथा, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। मणिपुर से इनका कनेक्शन नहीं है। ब्रू या रेओंग जनजाति ये भारत में त्रिपुरा, मिजोरम और असम में ही मुख्य रूप से पाई जाती है, और अपने देश में इनकी जो हैसियत है वो शरणार्थी की। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं। जो शामिल नहीं होते हैं वो आपको बताना है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरेट कॉलेज में। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ आप देख रहे हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताइए इसमें से कौन से शामिल नहीं होते, तो इसका हो जाएगा सी वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है ये आप जानते ही हैं, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही शामिल होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, और इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंक्लूडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय संसद के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें कौन सा प्रोविजन शामिल नहीं है। तो जो 42वां संविधान संशोधन था वो काफ़ी मामलों में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रावधान उसके अंदर शामिल नहीं थे वो आपको चुनने हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, द पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल राइट इस्टेब्लिश सुप्रीम ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया इसी के द्वारा। इसके बाद दिया हुआ है कि द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन परमेबल। जो प्रस्तावना है उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए जो कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
लोकसभा में सीटों की संख्या जो है उसको स्टेबल रखा गया, मतलब पहले की तरह से वो कांस्टेंट थी। तो बताइए कि कौन सा प्रोविजन इसमें शामिल नहीं था। इसका ए वाला हो जाएगा, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ना, मूल अधिकारों की जो नीति निर्देशक तत्वों पर सर्वोच्चता है उसको स्थापित किया गया। सही बात यह है कि 1976 में ये जो 42वां संशोधन होता है, इसमें डीपीएसपी को मूल अधिकारों से ज़्यादा वरीयता दी गई। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको ज़्यादा सर्वोच्च बताया गया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। ये साइंस का मतलब बायो का क्वेश्चन है। ट्रोमैटिन हार्मोन्स का निर्माण घायल कोशिका में होता है और इससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। ठीक है, ये पादप हार्मोन है, ये यहाँ याद रखिएगा। और एब्सिसिक हार्मोन जो है ये पुष्प खिलने के लिए सहायक होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसका ए वाला सही है। ट्राउमैटिन हार्मोन जो है, ए को चुन लीजिए पहले, देखिए दूसरा वाला सिर्फ इसमें सही, पहला वाला गलत है। ट्राउमैटिन हार्मोन जो है ये पौधे की घायल कोशिकाओं में बनता है और इससे पौधों का जख्म भर जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, और असल में इसमें उत्तर की समस्या है, उत्तर जो है वो गलत है। पहला वाला सही है, देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया है ना, दोनों में से सही आपको तलाशना है, तो पहला वाला सही है और पहला वाला ही एकमात्र सही है, जिसकी वजह से आपको सी को चुनना चाहिए, वन ओनली। ठीक, दूसरे वाले में समस्या है। एब्सिसिक हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग में हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है, उसको नियंत्रित करता है, उसका नियमन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 60वें को। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ वायरस कैजवेटिव, मतलब इसमें कहा गया है कि कौन सा रोग जो है वो विषाणु जनक नहीं होता है। तो एड्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और गोनोरिया, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो गोनोरिया जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई नाम का जो जीवाणु है वो इसको फैलाने का काम करता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बाकी जितने हैं वो वायरस वाले। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि आर्द्रता मापी जो होता है यानी हाइग्रोमीटर, इसका संबंध किससे है, तो ये पूछने की बात है। इसमें आराम से आप देख सकते हैं, आर्द्रता मापी है तो निश्चित रूप से वो आर्द्रता ही नापेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ह्यूमिडिटी हो जाएगा। इसमें आप लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जानने में कोई दिक्कत भी नहीं। इसके बाद 62वें को देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है जरा बताइए। सोलर कुकर में किया जाता है, साइड मिरर जो गाड़ियों के होते हैं उसमें किया जाता है, या गाड़ियों की हेडलाइट में ये यूज़ होता है, या फिर शेव करने के लिए जो शीशा इस्तेमाल करते हैं सामने चेहरा देखने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। और 62 का जो राइट आंसर है वो सी, इसमें से डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उत्तर में दिया है। और डी वाला अगर आप चुनेंगे तो अवतल दर्पण होता है ना, जो नाई की दुकान पे दर्पण लगे होते हैं, प्राय वैसे ही दर्पण में देखकर शेव किया जाता है, तो वो हो नहीं सकता। आंसर इसका भी रॉन्ग दिया है। सही ये है कि जो साइड मिरर होता है ना, वाहन चालक के बगल में होता है, जहाँ से पीछे से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसमें इस प्रकार के उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, तो साइड मिरर इसका आंसर होगा बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, और बाकी जितने हैं उसमें फिर अवतल जो दर्पण है उसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 63 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है, और जंतु कोशिका में तारक काय जो है वो अनुपस्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जर्म सेल में होती है। तो आप बताइए कि इसमें से सत्य क्या है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, और अब बताइए इसमें से सही क्या है। तो प्रश्न संख्या 63 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला तीसरा तो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। कैसे? डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, सही बात है। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम यानी जो तारक काय है वो उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में वो अनुपस्थित होता है। यहाँ दे दिया है कि वो जंतु कोशिका में ही नहीं पाया जाता है, और मियोसिस की प्रक्रिया जो है वो जनक सेल में होती है। इस प्रकार का इसमें पूरा ढांचा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 को। 64 में कहा गया कि धातु को जोड़ने का जो टांका होता है वो एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, और इसमें कौन कौन से अवयव इस्तेमाल होते हैं, यानी क्या चीज़ मिलाकर यूज़ करते हैं। तो जो सोल्डर होता है उसकी बात हो रही है। ये कांपर और जिंक होता है, कांपर और टिन होता है, SN टिन का सूचक होता है, और एंटीमनी और लेड होता है, या फिर टिन और लेड होता है। इसमें से कौन सा होगा जिसको कि मिलाकर ये जो टांका यानी सोल्डर होता है इसको तैयार किया जाता है। तो 64 का हो जाएगा डी वाला। इसमें जो टिन है और लेड है उसको मिलाकर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, SN और PB को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो इसमें आप देखिए, मैडम क्यूरी को कई बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और क्यूरी परिवार ये नोबेल अवार्ड को ले जाने के मामले में सबसे अव्वल था। रेडियो एक्टिविटी इनका मेन क्षेत्र था। और मजे की बात यह है कि 1903 में
भौतिकी का मतलब फिजिक्स का नोबेल इनको मिलता है, और 1911 यानी 1911 में रसायन का नोबेल मिलता है, केमिस्ट्री का। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? चूंकि यहाँ फिजिक्स का नोबेल पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 1903 हो जाएगा, यानी बी वाला सही। इसके बाद 66वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोवोवैक्स का निर्माता कंपनी है? मतलब कोवोवैक्स को बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, या भारत बायोटेक? तो कोविड-19 महामारी में बच्चों को राहत देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो कोवोवैक्स है, इसको मतलब ये वैक्सीन है, तो इसका निर्माण किया गया है बच्चों के लिए, स्पेशली इसको बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट इसके लिए जिम्मेदार। इसके बाद 67 को देखते हैं, क्योंकि देखा गया कि जो वयस्क लोग थे उनको परेशान करने के बाद ये जो कोरोना वायरस है ये अब बच्चों को शिकार बना रहा है। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम गैस कौन सी होती है? जो फॉसिल फ्यूल होता है उसमें सबसे क्लीनेस्ट गैस कौन सी होती है? तो अगर आप देखें तो इसका डी वाला सही है, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस जो होती है ना वो सबसे स्वच्छ मानी जाती है। ये पेट्रोलियम के कुओं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। एलपीजी जो है वो घरों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस है, जिसमें कि मूल रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। मोलस्का संघ से संबंधित जीव कौन सा है? मतलब मोलस्का इज एन एनिमल रिलेटेड टू फेडरेशन। अब इसकी फेडरेशन बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये संघ दिया है, जीव का नाम देखिएगा। स्टारफिश है, ऑक्टोपस है, सी हॉर्स यानी समुद्री जो घोड़ा होता है वो, और जेलीफिश। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, ऑक्टोपस। ठीक, ऑक्टोपस जो है वो इससे बिलोंग करता है, बाकी जितने हैं वो इससे संबंध नहीं रखते हैं। घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, ये सब इसके मूल उदाहरण हैं। इनका मूल शरीर मुलायम होता है और अपने मुलायम शरीर की रक्षा के लिए ये एक चूने पत्थर का जो कवच है उसको बनाकर उसके अंदर प्रायः रहते हैं। ऐसा होता है, मतलब सब में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जीव जो मोलस्का के होते हैं वो ऐसा करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 69 को देखिए। हेपरिन नाम का प्रोटीन जो है इसका उत्पादन मानव के किस अंग के अंदर होता है ये आपको बताना है। हेपरिन या हिपेरिन आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये लिवर में बनता है, ठीक है, और ये रक्त को जमने से रोकता है, मतलब जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसको लिक्विड के फॉर्मेट में ये बनाए रखता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि एकदम से पतला होकर बहना शुरू हो जाएगा तभी दिक्कत हो जाएगी, लीवर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, पेमेंट बैंक के बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत क्या है वो आपको तलाशना है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह मांग जमा स्वीकार कर सकता है, यह ऋण दे सकता है, यह क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, और इस बैंक की स्थापना करने के लिए कम से कम 500 करोड़ की पूंजी होनी आवश्यक है। तो बताइए कि इसमें से गलत क्या है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया है, विथ रेफरेंस टू पेमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और पेमेंट बैंक के बारे में अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट इसके हिसाब से है, वो डी वाला है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? पेमेंट बैंक अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है और ये जमा स्वीकार कर सकता है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, और इसकी स्थापना के लिए जो कम से कम पूंजी या मिनिमम जो बैलेंस होना चाहिए वो 100 करोड़ का होना चाहिए। यहाँ पर कितना दिया है? 500 करोड़ दिया है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका डी वाला सही है, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब गलत है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं विच आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबिया क्लास, मतलब उन्हें एम्फीबिया वर्ग का भी कहा जाता है, वो क्या होते हैं असल में, मतलब उनका जो एक्चुअल नाम है वो बताइए। तो यहाँ वैरायटी दी हुई है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, और इसमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। वनस्पति जगत का जो एम्फीबिया रूप है वो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, मतलब इन्हें बोटेनिकल वर्ल्ड का एम्फीबिया कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा ये स्थलीय पौधों का ऐसा समूह होते हैं जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। मजे की बात देखिए, जाइलम और फ्लोएम जो कि मेन टिश्यू होते हैं किसी भी प्लांट के, जल संवहन और पोषक तत्वों का संवहन करते हैं, वही इसमें नहीं पाए जाते। इसके बाद 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। उत्पादक कीमत सूचकांक के अंतर्गत या उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिएगा। इसका जो आधार वर्ष बनाया गया है वो 2011-12 है। इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है और सूचकांक में केवल जो वस्तु है उनके उत्पादन को ही शामिल किया जाता है। तो ऐसा दिया हुआ है। इसमें से सही क्या है? इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, देख लीजिए इसे। देखिए 72 का ए वाला सही है। वस्तुओं और सेवाओं का औद्योगिक स्तर निर्धारित करने के लिए इसका सी वाला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका ए वाला सही है, पहला और दूसरा। दूसरा तीसरा कैसे सही हो जाएगा? तीसरा वाला तो गलत है। वस्तुओं और सेवाओं का जो औद्योगिक स्तर होता है ना, उसका निर्धारण करने के लिए पीपीआई का गठन किया गया है। पीपीआई का मतलब समझ रहे हैं, यही जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है इसी की बात की जा रही है। और इसका आधार वर्ष एकदम सही दिया है, 2011-12, मासिक आधार पर इसकी गणना होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73, पूंजी खाते के अंतर्गत जो मदें शामिल हैं उसको आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो विदेशी निवेश उसमें आता है, एनआरआई जमा आती है, और बैंकिंग पूंजी आती है। इसमें से कौन कौन सी मदें उसके अंदर आती हैं बताइए।
और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब पूंजी खाता जो होता है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट आता है, बैंकिंग कैपिटल आती है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, मतलब सभी। इसके बाद देखिए 74, घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास का क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है कि मूल्य ह्रास होता है? वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मतलब मोटे तौर पे आयात में वृद्धि, या रेमिटेंस जो होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, विदेशी निवेश में कमी आ जाती है। तो मूल्य ह्रास का इसमें से एक्चुअल कारण क्या है? एक से ज़्यादा चुनने के ऑप्शन आपके पास हैं और तीनों को भी चुना जा सकता है। तो इसमें आप पहले और तीसरे को चुन लीजिए, ठीक है, पहला और तीसरा, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। मतलब निर्यात में कमी होती है तो मुद्रा ह्रास होता है, इसके अलावा आयात में वृद्धि होती है तो मुद्रा ह्रास होता है। और यहाँ दिया है इंक्रीज इन रेमिटेंस, रेमिटेंस में जब कमी आती है तो मुद्रा का जो मूल्य ह्रास है वो दिखाई देता है, और विदेशी निवेश में कमी भी इसका एक रीजन होता है। तो डी वाला इसका सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। गलवान घाटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो ये भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, गलवान वैली ये भारत में कौन से रीजन में है? सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, या फिर उत्तराखंड में? चीन यहाँ पे अपनी दादागिरी थोप रहा था। तो गलवान घाटी जो है ये भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और अक्साई चीन वाले क्षेत्र में है। अक्साई चीन वो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन चीन ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प का कारण रहा, मतलब ऐसा लगा कि अब लड़ाई हो ही जाएगी, लेकिन होती नहीं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा। पहले ये जम्मू कश्मीर ही पूरा था, लेकिन बाद में अभी हाल फिलहाल में दोनों जो है वो यूटी बना दिए गए। प्रश्न संख्या 76 को देखिए। सेबी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, शेयर बाजार वाला। तो सेबी के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूंजी बाजार के विनियमन के साथ ये मौद्रिक नीति का भी निर्धारण कर सकता है। पूंजी बाजार का विनियमन तो करता ही है, साथ में ये मौद्रिक नीति भी डिसाइड कर सकता है, उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। तो आप बताइए कि सेबी क्या कर सकता है? और ये जो सेबी है ना, इसके लिए ए वाला ही चुनने में भलाई है। तीसरा वाला इसमें गलत है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पहला सही है भाई, ये जो है सांविधिक निकाय के तौर पे काम करता है। 1988 में ये स्टैब्लिश किया जाता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस या इसका जो फंक्शन है वो मूल रूप से कैपिटल मार्केट में रेगुलेशन या स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें रेगुलेशन के लिए होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो आरबीआई के हाथ में होती, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कोबे बीन ब्रायंट, इनका संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और हॉकी है। तो देखिए इसका हो जाएगा ए वाला। ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे, और इनका प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है एकाएक? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में अभी इनका देहावसान हो गया है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो पिलर्स बनाए गए हैं या मानक बनाए गए हैं उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं के भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, या ऋण पत्र ही इससे बाहर है? बताइए, जो शामिल नहीं है वो आपको इसमें से चुनना है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है कि पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सी वाला इसका आंसर दिया है। कैसे? तो भारतीय राष्ट्रीय आय, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय आय है या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय है, उसमें कुछ मदों को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब वो उसके योग्य नहीं होती है। जैसे कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है, हस्तांतरण भुगतान है, पुरानी वस्तुओं का मूल्य है, घरेलू सेवा है, वित्तीय परिसंपत्ति है, विदेशी उपहार है। तो आप देख रहे हैं कि वही सब इसमें दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 को देखिएगा। शोभा नायडू जो है, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? मतलब क्लासिकल डांस से ये संबंधित है, लेकिन कौन वाला? तो यहाँ भरतनाट्यम दिया है, कथकली दिया है, कथक है और कुचिपुड़ी। बताइए कि इसमें से शोभा नायडू किससे बिलोंग करती? तो कुचिपुड़ी से इनका संबंध था, बिलोंग करती नहीं है बल्कि बिलोंग करती थी। अभी हाल में इनका देहावसान हो गया है, कुचिपुड़ी से इसका कनेक्शन था, मतलब डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर के प्रश्न को देखिए। 2020 के नोबेल पुरस्कार, चूंकि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय अभी 2021 वाला किसी को मिला नहीं होगा, 2020 का ये लेटेस्ट मानिए, तो उसमें जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार था उसमें किसको सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ पर कुछ जो वैज्ञानिक साझा करके इसे प्राप्त किए थे उनके नाम दिए। इसमें रोजर पेनरोज है, रॉबर्ट बी विल्सन है, रेनहॉर्ड गेंजेल है और एंड्रिया मियागेज है। इसमें से कौन सा होगा जो कि शामिल नहीं थे इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब रॉबर्ट बी विल्सन का नाम इससे बाहर है, बाकी सभी इसमें शामिल है, ठीक। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो पेनरोज, गेंजेल और मियागेज को दिया गया था, एंड्रिया जो है उनको। अगला प्रश्न जो है ये भी लेटेस्ट है। याश नाम का जो चक्रवात आया था इस साल, चक्रवातों ने खूब गर्मी में परेशान किया, कोविड महामारी के साथ ये भी चल रहा था, और पिछले साल से ये क्रम देखने के लिए मिल रहा है।
तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल दिया है। अरब सागर आजकल अशांत हो गया है, पहले बंगाल की खाड़ी ही उत्पात मचाती थी, आजकल अरब सागर भी वैसे ही काम करने लगा है। तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो तटीय राज्य था गुजरात, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, वही ज़्यादा परेशान हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, पाइरोस्ट्रिया लॉलजी, इसके संबंध में आप कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिएगा। ये असल में क्या है? नाम थोड़ा अच्छा है तो साइंटिफिक दिखाई दे रहा है। अब ये एक मध्यम आकार की तितली की प्रजाति है, बटरफ्लाई है, मीडियम साइज की, और लक्षद्वीप में इसको खोजा गया है। IUCN की जो रेड डाटा बुक है या लिस्ट है, उसमें ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत की गई, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से। तो देखकर बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? इसमें पहले बी पर निशान तो लगा लीजिए, तीसरा वाला, चूंकि हमें करेक्ट चाहिए था। इसको IUCN के द्वारा जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है उसके रूप में चिन्हित किया गया है। और ये जो पाइरोस्ट्रिया लॉलजी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली तितली की प्रजाति नहीं है, बल्कि वनस्पति की प्रजाति है। ये एक पौधा है, ठीक। अब यहाँ पे ये हास्यास्पद हो गया, तितली की प्रजाति नहीं है, लक्षद्वीप से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका एकमात्र तीसरा वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 83वां, इसमें से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी के होते हैं। पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, और सबसे छोटा वाला होता है पद्मश्री, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो यहाँ बात हो रही है पद्म विभूषण की, जो कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा है। तो किसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है? शी जिनपिंग को प्राप्त हुआ है, व्लादिमीर पुतिन को प्राप्त हुआ है, जो बाइडेन को प्राप्त हुआ है, या शिंजो आबे को प्राप्त हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। 2021 में जापान के, यहाँ देखिए जिनपिंग तो किसी काम के नहीं, मतलब उन्हें क्यों दिया जाएगा। और हाँ, कोई सबसे बुरे आदमी का पुरस्कार अगर होता होगा तो जरूर इन्हें दे देना चाहिए, और चाइना को सबसे बुरे देश का, ठीक। तो व्लादिमीर पुतिन जो है उनका भी यहाँ पे नहीं है, और जो बाइडेन का भी नहीं है। ये शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने स्वेच्छा से अपना पद त्याग किया, तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डी वाला इसका सही। इसके बाद 84 को देखते हैं। चीका युक्त मिट्टी के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ दिए हैं, उसमें से कौन सा कथन गलत नहीं है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू क्ले सॉयल, अर्थात 3 गलत है और 1 सही है। तो जो सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। छिद्रों का आकार कम होता है, जो पोर्स होते हैं उनका साइज कैसा होता है? रिड्यूस्ड होता है, और छिद्रों की संख्या ज़्यादा होती है, आकार में भले छोटे हों लेकिन मात्रा ज़्यादा होती है। और पानी को रोकने की इस चीका युक्त मिट्टी में क्षमता होती है, क्ले सॉयल की बात हो रही है, और ये दलदली होती है। तो बताइए, पानी रोकेगी तो दलदल होगा ही। और 84 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है कि इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लेस होती है, कम होती है। चीका युक्त मिट्टी जो होती है इसमें छिद्रों का आकार छोटा, छिद्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, और इसी कारण से ये दलदली होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्षमता कम होती है, तो यहाँ पूछना ये चाहिए था, प्रश्न को ढंग से नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछना चाहिए था कि कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो गलत इसमें ये वाला है। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। ये जो चीका युक्त मिट्टी यानी क्ले सॉइल होती है ना, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको खोजना था। नहीं को यहाँ से हटा दीजिए, ये जो नॉट दिया है ना इसको हटा दीजिए। अब देखिए प्रश्न को, तो इसमें छिद्रों का आकार कम होता है। भाई छिद्र अगर बड़े बड़े होंगे ना तो जो वेपराइजेशन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी अंदर रुकेगा ही नहीं। तो ये वाला जो काम है ये ठीक है, इसका छिद्रों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसके साथ आप देखें जल रोकने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और चूंकि पानी को ये ज़्यादा रोक रहा है तो दलदल बनेगा ही। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सी वाला इसका गलत है, बाकी सभी सही। अगले प्रश्न को देखते हैं 85। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सवाना बायोम, इसमें से कौन सा सवाना बायोम का एग्जाम्पल नहीं है? तो कंपास, लानोस, सेल्वास और पंपास दिया है, कौन सा होगा बताइए? डी वाला हो जाएगा। पंपास जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, ये एकमात्र से बाहर है, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड के तौर पे ये देखे जाते हैं। इसके अलावा कंपास या कंपोस आप कह लीजिए, लानोस, सेल्वास, सवाना बायोम के एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? 2 तरह की जलधाराएं होती हैं, एक वार्म होती है, एक कोल्ड होती है। जो पोल्स की तरफ से आती हैं वो कोल्ड होती हैं, जो इक्वेटर की तरफ से जाती हैं वो हॉट होती हैं, मतलब वार्म होती हैं। तो आप बताइए इसमें से अटलांटिक ओशियन में कौन सी नहीं फ्लो करती है? लेब्राडोर, कनारी, हम्बोल्ट और गल्फ स्ट्रीम। विकल्प आसान है, आराम से आप गेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 86 इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट की जो जलधारा है ना उसको पेरू की ठंडी जलधारा भी कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर की, ये अटलांटिक की नहीं है। बल्कि जो अन्य आप देख रहे हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम है, कनारी है, लेब्राडोर है, ये सब अटलांटिक की हैं। और गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जब मिल जाती हैं तो वो जो न्यू फाउंडलैंड का तट है, कोस्ट है,
वहाँ पे अच्छी जलीय परिस्थितियाँ पाई जाती है, मत्स्यायन के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। फिलहाल इसका हम्बोल्ट या पेरू हो जाएगा। इसके बाद 87 को देखते हैं। शास्त्रीय गायक गुलाम मुस्तफ़ा खां जो है, इनका संबंध किस घराने से है, बताइए। ये जो घराने होते हैं ये संगीतकारों की एक विधा का द्योतक होते हैं। तो रामपुर घराना है, जयपुर घराना है, इंदौर है और ग्वालियर है। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों में बहुत सारे घराने डेवलप हुए हैं। और 87 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अभी हाल में इनका देहावसान हो गया है और इनका कनेक्शन किससे था, रामपुर घराने से था। नाम याद रखिएगा, गुलाम मुस्तफ़ा खां। इसके बाद आगे चलते हैं और ये क्लासिकल सिंगर थे। प्रश्न संख्या 88 को देखिए। रबड़ उत्पादन के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दक्षिण भारतीय राज्य होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन उधर ही होता है। तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र दिया है, सभी साउथ के हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 85% जो भारत में रबर का प्रोडक्शन होता है वो तो अकेले केरल ही करता है। ठीक, तो केरल इसमें सर्वोच्च है, उसके बाद दूसरी पोजीशन तमिलनाडु की। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। फलों और सब्जियों के लिए आधार वर्ष घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री हु डिक्लेयर द बेस ईयर फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र। तो केरल राज्य है, पहली बार इसने क्या किया है, फलों और सब्जियों का आधार वर्ष जो है उसको घोषित किया है। पिछले वाले का भी केरल था, इसका भी केरल। 90 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी घोषणा की संस्तुति कृषिगत लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ये जो कमीशन है ये इस बात की रिकमेंडेशन करता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपज का 2 गुना निर्धारित किया गया है, मतलब उपज की जो लागत है उसका 2 गुना, ताकि किसान को किसी तरह का घाटा न झेलना पड़े। लेकिन ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनके भी डिक्लेरेशन में इतना दाव पेंच है कि जब तक फसल पक जाती है तब जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तैयार होता है, सामने आता है। तो किसान को इसका अच्छा फायदा नहीं मिल पाता। बताइए इसमें से सही कौन सा है? देखिए 90 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे एमएसपी। अभी एमएसपी चर्चा में क्यों है? तो जो कृषक बिल 3 ठे लटके हुए हैं, सरकार उसमें अपना लठ लेकर बैठी हुई है कि नहीं हम पास कराएंगे ही और लागू कर देंगे, और किसान जो है वो धरने पर धरना दे रहे हैं बेचारे, उनकी कोई सुनी नहीं रहा है। तो वो चीज़ें, इसकी वजह से एमएसपी जो है वो चर्चा में। तो इसकी घोषणा की संस्तुति कृषि और लागत मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है और उपज का करीब जो 1.5 गुना होता है वो इसमें डिसाइड किया जाता है। 2 गुना नहीं, 1.5 गुना। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, मतलब पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 91 को देखते हैं। गोधन न्याय योजना ये कौन सी राज्य सरकार ने अभी हाल फिलहाल में लागू की है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये जो योजना है इसे अगर आप देखें 91 सी वाला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीदारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और गोबर का क्या इस्तेमाल होगा, इसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मतलब आजकल गोबर से पेंट बन रहा है और गोबर से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। उसके अलावा खाद तो बनती ही है, औषधियाँ भी बनती हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होता है यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यूनियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। स्टार्टअप सलाहकार परिषद, विकल्प सरल दिया हुआ है तो आराम से आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का कनेक्शन किससे है? उद्योग और वाणिज्य से होगा ना। तो इसमें जो इसका अध्यक्ष है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होता है। और इसका काम क्या है? स्टार्टअप से संबंध आप नवाचार का जोड़ सकते हैं। इसका बी वाला चुन लीजिए। ठीक है, नवाचार बढ़ाना देश में और स्टार्टअप लगाने के लिए कौशल विकास आदि करना, ये सब इसका काम। अगले प्रश्न यानी 93 को देखते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन? एक बार मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, 2 बार मिला। किसको मिला? पियरे क्यूरी को मिला, या आर्थर एशकिन को मिला, जॉन बार्डिन को मिला, बार्डिन और शॉकेल ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता, और लॉरेंस ब्रैग को मिला। बताइए इसमें से कौन सा होगा? 2 बार नोबेल पुरस्कार तो जॉन बार्डिन को मिला था 1956 और 1972 में। ठीक, पियरे क्यूरी को मैरी क्यूरी के साथ एक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये क्यूरी परिवार के दामाद थे, तो इनका इससे बाहर कर लेते हैं। 2 बार इन्हें नहीं मिला था। 2 बार पाने वाले बार्डिन थे। कब कब पाते हैं? ये 1956 और 1972 में पाते हैं। इसके बाद 94 की ओर बढ़ चलते हैं। 94 में कहा गया है कि सिख धर्म के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिएगा। तो गुरु नानक के द्वारा लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना की गई। तो बताइए सही क्या है इसमें से? देखिए 94 का हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब क्या हुआ? केवल दूसरा वाला सही है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने का काम देखिए गुरु नानक देव के द्वारा इसको शुरू किया गया, मुफ्त का भोजन, लेकिन स्थायी परंपरा के तौर पे इसको विकसित करने वाले गुरु अंगद देव थे, मतलब लहना। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 95। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख रहे हैं। अगले प्रश्न यानी 95 में कहा गया कि दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं की गई थी। तो पहली बात तो यह है कि दिल्ली दरबार भारत में 3 बार लगता है।
अब ये कौन से दिल्ली दरबार की बात हो रही है, तो ये 1911 वाला जो दिल्ली दरबार है वो है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी घोषणाएं की गई थी। बिहार और उड़ीसा को 2 अलग राज्यों का दर्जा मिला और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, मतलब ये बनाया जाएगा ऐसा दिया हुआ है, तो आदेश पारित हुआ था। आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सी अनाउंसमेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। दिल्ली दरबार का जो ये वाला दिल्ली दरबार है, इसका आयोजन 1911 में होता है और इसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए रद्द किया जाता है, उससे बिहार को अलग कर लेते हैं और 1912 से बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करने लगता है और उड़ीसा भी इसमें शामिल था। मतलब बिहार जब अलग होता है ना तो उसमें उड़ीसा वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था। कोलकाता से भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी बंगाल का पूरा गौरव और वैभव उससे छीन लिया जाता है। कहने भर के लिए विभाजन रद्द होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, ये वाला। यहाँ दिया है ना, चूंकि मेड 2 सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता है, जो बिहार अलग किया जाता है उसी में उड़ीसा शामिल रहता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं और झारखंड तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शामिल रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो का जो स्लोगन था वो गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित था और खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत को मिलाकर एक हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था ताकि मुस्लिमों से वो सहयोग प्राप्त कर सके, तो वहां वो दिया हुआ है। अब बताइए सही कौन सा है। 96 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता अध्यक्ष गांधी जी को ही चुना गया था और उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस एकदम साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे, ठीक। लेकिन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। ये जो भारत छोड़ो नाम का स्लोगन है ना, ये मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। गांधी जी के द्वारा जो स्लोगन दिया गया था वो तो डू और डाई वाला, यानी करो या मरो वाला था। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ दूसरा, पहला वाला गलत। इसके बाद 97 में पूछा गया, इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं। 97 में पूछा गया कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर आप विचार कीजिएगा। ये संविधान द्वारा प्रदत्त आत्यांतिक अधिकार है और इन्हें संविधान में ही नीति निर्देशक तत्वों से प्राथमिकता दी गई है, ऐसा दिया हुआ है। इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी के जो टर्म होते हैं वो थोड़ा सा अंग्रेजी वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन गिवन प्रायोरिटी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व जो है वो दिए हुए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो सही इसमें से न तो पहला है और न ही दूसरा है। मौलिक अधिकार ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, आप जानते हैं, और ये आत्यांतिक अधिकार नहीं है, बल्कि इन्हें संविधान और संसद द्वारा छीना जा सकता है। और न्यायिक निर्णयों से ये स्पष्ट होता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है, न कि एक दूसरे के विरोधी। तो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश क्यों करेंगे, डी वाला इसका सही है। 98 को देखते हैं। अनुच्छेद 279A क्लॉज ए, इसका रिलेशन किससे है, तो आप जानते हैं ये तो रट्टा मार विद्या है और इसमें आपको आराम से पता होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल से इसका कनेक्शन है। कुल मिलाकर 33 सदस्य हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसमें जीएसटी काउंसिल हो जाएगा। इसके बाद 99 को देखते हैं। 99 में कहा गया कि शिवाजी के अष्टप्रधान वाला जो पूरा दस्ता था उसमें चिटनीस क्या होता था। ये जो चिटनीस होता था या चिटनीस होता था, इसका संबंध किससे होता था, इन्फॉर्मेशन से, स्पाई से यानी गुप्तचर विभाग से, विदेश मंत्री होता था या ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होता था। तो डी वाला सही है। चिटनीस का काम पत्र व्यवहार वाला था, राजकीय पत्रों को लाने ले जाने वाला काम, लिखने का काम और संभाल कर रखने का काम ये चिटनीस करता था। इसके बाद 99 के बाद 100 को देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है, बताइए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से स्थापित की जा चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो 182 मीटर ऊंची है, विश्व की अब तक की सबसे ऊंची है और गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहां पे इसे स्थापित किया गया। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।